Don't make noise. Zeno,
जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बेटे, आवाज आ रही है आपको मेरी? कैन यू हेयर मी नाउ बेटे? ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा बेटे, एक और कम्युनिकेशन का आज एक आखिरी टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। बेटे ये भी तुम्हारे पेपर में आता है। इस क्वेश्चन को काइंडली, जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट शेयर की है, ये वो तुम्हारी किताब जो तुम लोग अपनी जेनेरिक के अंदर पढ़ के आए हो, ये वो वाली है, जनरल नर्सिंग में जो तुमने पढ़ी है, ये उसमें से है। तुम्हें पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, या सिंपल क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तुमने यही जवाब लिखना है। तो बेटे तुमने लिखना है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले थिंकिंग। द प्रोसेस बिगिंस विद द थॉट, आइडिया और फीलिंग विद इन द सेंडर। ऑब्वियसली जब तक कोई थॉट और आइडिया नहीं होगा, हाउ यू आर गोना स्पीक। कोई भी चीज थिंकिंग से स्टार्ट होती है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक, और उसके बाद हम उस पर अमल करते हैं। उसके बाद आता है एनकोडिंग बेटे। अब जो सेंडर है वो अपने आइडियाज को वर्ड्स या जेस्चर्स में कन्वर्ट करेगा और आगे ट्रांसफर करेगा। बेटे जब एनकोडिंग हो जाएगी, सबसे पहले थिंकिंग होगी। थिंकिंग को हम ख्यालात या जेस्चर्स की शक्ल देंगे, सिंबल्स की शक्ल देंगे, वो एनकोडिंग होगी। अब उस एनकोडिंग को, उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए किसी मोड की जरूरत है। तो ऑब्वियसली हम उसको किसी मोड के जरिए ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है बेटे, वो मोड ट्रांसमिशन का कोई भी हो सकता है। उसमें हम वर्बल भी कर सकते हैं, नॉन वर्बल जैसे कि रिटर्न आ जाता है। अब है बेटे परसीविंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि परसेप्शन बाय द रिसीवर बाय मीन्स ऑफ हिज फाइव सेंसेस। जो भी तुम लोगों ने मैसेज भेजा है, जो भी रिसीवर है, वो अपनी फाइव सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस मैसेज को परसीव करेगा, समझेगा। उसके बाद जो भी मैसेज तुमने भेजा है, पहले तुमने एनकोड किया, अब वो मैसेज डी कोड होगा, यानी रिसीवर उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको फीडबैक देंगे मैसेंजर को कि जो तुमने हमें मैसेज कन्वे किया है, ये उसका फीडबैक है। और प्रोसेस को कंप्लीट एक्शन करता है। कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस सिर्फ कम्युनिकेशन की हद तक नहीं रहता, वो कंप्लीट तब होता है जब उसको, वर्ड्स को हम एक्शन में, किसी प्लान ऑफ एक्ट में कन्वर्ट करें। यहाँ पर तुम्हारा कम्युनिकेशन का चैप्टर और कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है बेटे। अगला चैप्टर में आज स्टार्ट करने लगी हूँ कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मैं कुछ नोट्स ग्रुप में सेंड करने लगी हूँ, मुझे 2 मिनट दो, वो तुमने वहां से पढ़ने हैं। मीनवाइल इसको एक दफा समझने के बाद फिर पढ़ लो। जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स।
जी बेटे, मैंने एक आप लोगों को सेंड की है स्लाइड आपके ग्रुप के अंदर, प्लीज पीपीटी बनी हुई है, उसको ओपन करो, उसको मैं अब एक्सप्लेन करने लगी हूँ। बेटे सबसे पहले हमने ये कंफर्म करना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रोसेस है वो क्या है। सो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रियल और परसीव्ड वेरिएशंस इन कॉमन गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शंस। बेटे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जो मैं बिलीव करती हूँ, अगर कोई और उस मेरी फीलिंग से, मेरे एक्शन से, मेरे एटीट्यूड से अगर कोई अपोजिट उसका ख्याल होगा या उसका अपोजिट उसकी कोई राय होगी, तो उसके और मेरे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दो लोग जो मुख्तलिफ राय रखते हैं तो उनके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाएगा, जिसको कि कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बेस पे हो सकता है। मेरी जैसे परवरिश हुई है, उस वक्त जो मेरी परवरिश में नॉर्म्स मुझे सिखाए गए हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अगर अगले बंदे के लिए वो नॉर्म्स कुछ चेंज है तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक प्रोसेस है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जारी बात है, फिर हेल्दी है और डिसफंक्शनल है। कॉन्फ्लिक्ट अगर हम कॉन्फ्लिक्ट जो है डायनामिक का मतलब है मुसलसल चलता रहता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम कभी किसी के बारे में नहीं कह सकते कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इससे कभी मेरा इख्तलाफ राय नहीं हुआ। बहनों का, पेरेंट्स का, हर एक का जिंदगी में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये नेगेटिव होता है जब हम इसको जो है सिर्फ किसी को लेट डाउन करने के लिए करें, और ये पॉजिटिव है अगर हम इससे किसी की इस्लाह करने के लिए इसको करें। ठीक है, क्या यहां तक मैं क्लियर हूं बेटे? यहां तक समझ आ रही है? यहां तक क्लियर हूं मैं? ओके बेटे, आगे चलते हैं फिर अब कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बेटे, आपके अपने साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसको कि ऑब्वियसली हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं आयशा। ठीक है, अच्छा बेटे, आगे अब इसकी हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। प्लीज, ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने ऐसे ही लिखना है, यहीं से याद करना है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है। आगे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। सबसे पहली है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, रिफर्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। जब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान इख्तलाफ राय होगा तो वो इंटरपर्सनल होगा। ये कब होता है कि एक दूसरे से हमारे जब आइडियाज ना मिले, कोई चॉइसेस, कोई ओपिनियंस में इनकम्पैटिबिलिटी हो, तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तुम कहोगे मेरा फेवरेट कलर हरा है, हरे से ना जो बाब लोग कहेंगे कि ग्रीन, ग्रीन से बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा प्लेजेंट एहसास होता है। अगला कहेगा नहीं मुझे ब्लैक पसंद है, तुम कहोगे नहीं ब्लैक इज सैड। सो व्हाट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज देयर बिकॉज you two people have two different choices about the color selection. अब इस तरह इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जब दो नर्सेस के दरमियान में होगी तो ऑब्वियसली वो भी किसी पॉइंट को लेकर डिसएग्री करेंगी। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ नर्सेस के दरमियान होंगी तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तब नहीं कहलाएंगी अगर नर्स और किसी पेशेंट के दरमियान, अगर किसी नर्स या किसी डॉक्टर के दरमियान कोई भी दो इंडिविजुअल, जरूरी नहीं एक शोबे से ताल्लुक रखते हो, तो वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगी। दो इंडिविजुअल्स की बात करी, दो शोबों की बात नहीं करी, जो भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इख्तलाफ राय करेंगे हम उसको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर काउंट करेंगे। अच्छा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे जो है हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो ग्रो भी करते हैं और डेवलप भी करते हैं। अगेन मैंने बताया था, अगर एक दूसरे से के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? अगर हम डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ काम करके एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान के उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कल्चरल ब्लेंडिंग कैसे होगी और फिर लोग एक दूसरे को समझेंगे कैसे? फिर तो हमेशा ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो
ताहयात कायम रहेगी। ठीक है, सो बहुत जरूरी है कि ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगेन मैंने बताया था, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ किसी के साथ इख्तलाफी राय करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर दी जाए, सो देन इट्स इन अ नेगेटिव सिनेरियो, और फिर ये रिलेशनशिप पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। अच्छा, कमिंग अप विद एडजस्टमेंट इफ नेसेसरी फॉर मैनेजिंग इट्स टाइप। अच्छा, मैं आगे फिर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स गेट टू डिस्ट्रक्टिव। जब कोई इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाहर से किसी थर्ड मेंबर को बुलाएं, मीडिएटर जो होगा, जो हम दोनों की बात सुनेगा और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। यहां तक इसको पढ़ो प्लीज, फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे जाऊंगी। 2 से 3 मिनट तो मैं दे रही हूँ। ये जितना मैंने पढ़ा है हमने यहीं से याद करना और पेपर में यहीं से लिखना है। सो प्लीज इसको याद करो, सॉरी रीड करो। बेटे कॉन्फ्लिक्ट का क्या रिपीट कर दूं? मारिया बेटे कॉन्फ्लिक्ट का क्या रिपीट कर दूं? टाइप रिपीट कर दूं, डेफिनेशन रिपीट कर दूं? आपको क्या समझ नहीं आई? बेटे इंट्रोडक्शन में मैंने यही बताया है कि ऑब्वियसली जब भी दो लोग किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे तो इख्तलाफ राय होगा। जब भी इख्तलाफ राय होगा हम उसे कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए की जाए, किसी को तंग करने के लिए, किसी से जस्ट कि इसकी बात को मानना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना, इससे जरूर हमने कॉन्फ्लिक्ट रखना है, इख्तलाफ राय रखनी है, तो नेगेटिव है। जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बुरी है। और अगर उसको पॉजिटिव वे में किया जाए तो ऑब्वियसली इससे रिश्ते या ऑर्गेनाइजेशन की जो तरक्की है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमें एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने का मौका मिलता है। ओके गुड, इफ यू आर डन मैं अगली टाइप पे चलती हूँ। अगली टाइप है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट।
इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होती है एक इंसान की खुद अपने साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं, विद इन द इंडिविजुअल जो कॉन्फ्लिक्ट होती है। अब इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्ज करो एक नर्स है, उसने ड्यूटी पे जाना है और साथ ही उसके घर में उसका बच्चा भी बीमार है, या कोई नर्स बेशक ना हो, कोई भी इंडिविजुअल है, तो उस वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट में होगी कि वो ड्यूटी पे जाए कि वो घर बैठ के अपने बच्चे की तीमारदारी करे। ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट होगी वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है, विद इन द सेम इंडिविजुअल हो रही है। और यहां पर तुम खुद से खुद को फैसला करना है कि मैंने ये काम करना है कि नहीं करना। ये कॉन्फ्लिक्ट भी हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। कैसे? अगर मुझे कोई मसला पहले हुआ और मैंने उसका तब हल निकाल लिया, तो अब जब मुस्तकबिल में मुझे वो प्रॉब्लम होगी तो मैं ग्रो कर चुकी होंगी, मुझे पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम इसका क्या हल निकाला था, मैं अगली दफा क्विकली उसका वही हल निकाल के उसको सॉल्व करूंगी और यूं मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ एक चीज इसमें और है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं, उनको वेंट आउट करते हैं, तो तब भी हम ग्रो करते हैं। कैसे? जब बाजुकात तुमने गौर किया होगा, जब आप खुद एक बात बहुत सोच रहे हो तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप किसी के साथ उसको बयान करते हो तो खुद ब खुद हल अपने ही बातों में आपको मिल जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छी कॉन्फ्लिक्ट है। एक इंडिविजुअल को डिफरेंट सिचुएशन से टैकल करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के फिनोमिनन को समझे, उसको पॉजिटिवली ले और फिर उससे सबक सीखे और उसे मुस्तकबिल के जो भी उसके सिनेरियोज आ रहे हैं वहां पर इंप्लीमेंट करे। ठीक है, ये सेकंड टाइप मैंने यहां पर कवर कर दी है। अब जो मैंने वहां पर लिख के स्लाइड्स में रखा हुआ है, काइंडली उसको रीड करो। मैं खामोश हूं, तुम्हें इतनी देर आवाज नहीं आएगी, 2 से 3 मिनट का टाइम है, उसे रीड करो, फिर मैं थर्ड टाइप पे जाती हूँ।
बेटे एथिकल डिलेमास, ओके, होपफुली तुमने पढ़ लिया होगा। एथिकल डिलेमास बेटे, एथिक्स क्या होते हैं? जब मेरी वर्किंग एथिक्स मुझे कह रही है कि मुझे अपनी जगह पर होना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी पर्सनल मजबूरी के तहत मैं वो काम कर रही हूँ। फर्ज करो अगर मेरी, जैसे मैंने तुम्हें नर्स वाली एग्जांपल दी कि उसको उसका एथिक्स क्या कहती हैं? वर्क एथिक्स ये कहती हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारी पर्सनल लाइफ से सेपरेट होनी चाहिए, यानी कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के टाइम के वक्त जो है वो पर्सनल लाइफ उसमें इंटरफेयर ना करे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। जब उस वक्त उसका बच्चा घर में बीमार है तो वो एथिकल डिलीमा में है। वो प्रोफेशनल एथिक्स उसे कहते हैं कि वो ड्यूटी पे हो, लेकिन बीइंग अ मदर उसकी ड्यूटी कहती है कि वो घर पे हो। यहाँ पर काम होता है जब वो अपनी किसी हेड नर्स या किसी सीनियर से इसको शेयर करे, वो इस प्रॉब्लम को समझे कि अगर मैं उसको जबरदस्ती जगह पे रखूंगा या रखूंगी, फिर भी उसका दिल या ध्यान बैक एंड पे होगा और वो अपना 100% नहीं देगी, और हो सकता है टेंशन के मारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको ऑफ दे दिया जाए, उसकी जगह किसी और को मैनेज किया जाए। इन्हें एथिकल डिलेमास कहते हैं। जब एथिक्स हमें कुछ और करने को कहते हैं लेकिन असल में हम कुछ और करना चाहते हैं। बेटे अब क्लियर हो गया है? कोई बात नहीं बेटे, एनी टाइम। मुझे इतना बताओ बेटे, क्लियर हो गया आपको? ओके ग्रेट। बेटे क्लास के सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। मैं अगली 2 टाइप्स नहीं स्टार्ट करवाना चाहती, वो सेंटर में रह जाएंगी, फिर तसलसल नहीं रहता। अब मैं इस क्लास को यहीं पे प्लीज वाइंड अप करूंगी। अटेंडेंस लेके मुझे ग्रुप में शेयर कर दो, मुझे दोबारा कहना ना पड़े, और मैं यहाँ पर साइन ऑफ करने लगी हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज बेटे।